Hello student, myself Digeshwari Devangan, Commerce Department Guest Lecturer, Government GSG PG College बालोद। मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें मेरा चैप्टर है यूनिट है थर्ड। मेरा चैप्टर है मूल्य निर्धारण व्यवहारिकता। अब हम पढ़ेंगे, ये मेरा सेकंड लेक्चर है। अब पढ़ेंगे मूल्य निर्धारण व्यावहारिकता की विधि कि मूल्य निर्धारण की कौन कौन सी विधि है। तो मूल्य निर्धारण की विधि को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है व्यवहार में मुख्य रूप से व्यवसायी द्वारा प्रयुक्त मूल्य निर्धारण पद्धति। दूसरा है विशिष्ट दशाओं में मूल्य निर्धारण विधियाँ, मूल्य निर्धारण की अन्य विधि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य निर्धारण विधि, प्रतिस्पर्धा परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण। तो ये 5 भागों में बांटा गया है। फिर उसके 5 भागों के उपभाग हैं। जैसे सबसे पहला व्यवहार में मुख्य से रूप से व्यवसायी द्वारा प्रयुक्त मूल्य निर्धारण पद्धति में पहला है लागत धन मूल्य विधि, दूसरा है लक्ष्य मूल्य विधि, तीसरा है सीमांत लागत मूल्य विधि, चौथा है चालू दर मूल्य विधि और पांचवा है परंपरागत विधि। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं लागत धन मूल्य विधि क्या होता है। लागत धन मूल्य विधि, ठीक है। तो मूल्य निर्धारण में वास्तविक व्यावसायिक व्यवहार के सर्वेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्य को निश्चित करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन लागत धन मूल्य है, कॉस्ट पल्स प्राइसिंग। इस तरीके में पहले एक लागत का अनुमान लगाया जाता है, फिर लाभ के लिए कुछ सुरक्षित अंश जोड़ दिया जाता है। अब दूसरे शब्दों में कहें तो लागत धन मूल्य किसी वस्तु या सेवा के मूल्य निर्णय का वह साधन है जिसके अंतर्गत लागत के अनुमान के पश्चात उसमें लाभ के लिए कुछ अतिरिक्त रकम जोड़कर मूल्य को निश्चित किया जाता है। लागत पर लाभ की कितनी रकम होगी यह एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक फर्म से दूसरी फर्म तथा एक ही फर्म की विभिन्न वस्तुओं में अलग अलग होती है। वस्तुतः यह उचित मूल्य की धारणा को बतलाता है। हम इसे तालिका के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में विवरण और साधनों का प्रतिशत, सामग्री है 33%, श्रम है 15%, अप्रत्यक्ष व्यय है 10%, विक्रय व्यय है 4%, छूट 13%। ये सब जो है लागत का प्रतिशत आ गया 75%। चूँकि लागत धन मूल्य विधि में लागत के अतिरिक्त जो है कुछ प्रतिशत लाभ का भी क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर कुल लागत मूल्य 75% है और लाभ का कितना प्रतिशत है, 25। यह लाभ लागत का जो है 33.33% है। अगर हम जो है ना किसका लागत का अगर हम जो है लाभ निकालें, है ना, लागत पर लाभ निकालें तो 33.33% है। अगर उत्पादक इस नीति को अपनाता है तो वह इसी प्रकार से लागत का अनुमान करके उस पर उसका 1/3 लाभ जोड़कर वस्तु की कीमत क्या कर सकता है, निश्चित कर सकता है ना। इसका जो है अनुमान लगाकर आगे वो उसका 1/3 भाग लाभ जोड़कर किसमें, लागत में लाभ जोड़कर वो जो है अपना क्या कर सकता है, आगे जो है मूल्य निर्धारण कर सकता है। तो इस प्रकार जो है वो कीमत निश्चित कर सकता है। अब है लाभांश का जैसे निर्धारण। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि सामान्य लाभ के बारे में कैसे निर्णय लिया जाए। तो सामान्य लाभ बाजार की स्थिति के द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि दो परिस्थितियों में लाभ में स्थायी होने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। एक तो है उस समय जब सामान्य प्रणाली की बात करें, दूसरा जबकि लाभांश का निर्धारण करें, है ना। तो मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत स्वीकृत लाभ को नियंत्रित करने के बाद भी अधिकतम लाभ बना रहे, ये सुरक्षित अंश नीतिपूर्ण अथवा जो है उचित लाभ है। प्रायः जो है मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाभ सुरक्षित अंश इस तरह से निश्चित किए जाते हैं कि सबसे कम फर्म के लिए क्षमता जो है फर्म के लिए भी जीने की संभावना बनी रहे। तो अब जो है लाभ की मात्रा में अंतर प्रतिद्वंदी परिस्थिति के अतिरिक्त लागत, विक्रय दर तथा जोखिम में भिन्नता के कारण भी होता है। अगर हम एक उदाहरण लें, अगर कोई फर्म अपने विनियोग पर 10% लाभ चाहती है तो वस्तु की कुल लागत में इस रकम को जोड़कर ही वह मूल्य का निर्धारण करेगा।
किसी वर्ष के सामान्य उत्पादन की कुल लागत को भी तब अनुमानित किया जा सकता है और प्रमाणित लागत तथा विनियोजित पूंजी के अनुपात की गणना की जाती है, जिससे पूंजीगत विक्रय कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, लागत धन मूल्य के आधार पर क्या, मूल्य निर्धारण पद्धति, है ना। अब दूसरा है मूल्य लक्ष्य मूल्य विधि। ये आपका पहला। अब दूसरा है लक्ष्य मूल्य विधि। लक्ष्य मूल्य विधि। लक्ष्य मूल्य विधि तो ये है फर्म को लागत के बदलते हुए स्वरूप में मूल्य का निर्धारण समस्या का सामना करना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए जो कुछ प्रमुख नीति एक फर्म साधारणतः अपनाती है वे निम्न हैं। पहला, लागत के ऊपर एक निश्चित लाभांश की दर को बनाए रखने के लिए मूल्य में परिवर्तन किया जाए। दूसरा, कुल विक्रय पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ को बनाए रखने के लिए मूल्य में परिवर्तन। तीसरा, विनियोजित पूंजी पर एक निश्चित प्रत्याय दर को बनाए रखने के लिए मूल्य में परिवर्तन। ठीक है। तीसरा है सीमांत लागत मूल्य विधि। सीमांत लागत मूल्य विधि। तो सीमांत लागत मूल्य विधि में वस्तु के उत्पादन के प्रायः दो प्रकार होते हैं। पहला, वे व्यय जिन पर कुछ सीमा तक उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि या कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करो या कमी करने पर इन खर्चों की रकम में कोई परिवर्तन नहीं आते। ऐसे खर्च क्या स्थिर होते हैं, इसलिए ऐसे खर्च को क्या बोला जाता है, स्थिर व्यय बोला जाता है। द्वितीय, ऐसे व्यय होते हैं जो उत्पादन इकाइयों में कमी या वृद्धि होने पर कम या बढ़ जाता है। इन व्ययों को परिवर्तनशील व्यय कहते हैं। स्थिर व्यय की प्रकृति होती है कि उत्पादन इकाई में वृद्धि होने पर प्रति इकाई स्थिर व्यय कम हो जाता है। इसके विपरीत दशा में परिवर्तनशील व्यय सदैव प्रति इकाई एक समान ही रहता है, चाहे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो या कमी कर दी जाए। वर्तमान काल में यह समान रूप से माना जाता है कि कुल व्ययों के स्थिर व परिवर्तनशील व्ययों के रूप में बंटवारा द्वारा लागत निर्धारण, लागत नियंत्रण व निर्णयन में सहायता मिलती है। इस उद्देश्य के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे सीमांत लागत विधि कहा जाता है। सीमांत लागत बराबर कुल लागत में वृद्धि बटे कुल उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो ये है। तो यदि हम जो है एक एग्जाम्पल ले तो किसी वस्तु की 2 इकाई कुल लागत 200 रुपया है और यदि तीसरी इकाई का अतिरिक्त उत्पादन किया जाए तथा इकाइयों की कुल लागत 280 हो जाए तो हम कहेंगे कि तीसरी इकाई की अतिरिक्त लागत 280 माइनस कितना 200 तो 80। तो यह क्या है, सीमांत लागत। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो है 2 इकाई की कुल लागत 1 इकाई और 2 इकाई 1 और 2 जिसकी कुल लागत कितनी है 200। ठीक है, फिर हम तीसरी इकाई का उपभोग करें तो उसकी जो कुल लागत है वो कितना है 280। ठीक है, तो हमने कितने इकाई का उपभोग कर लिया 3, है ना, क्योंकि 2 इकाई का 200 फिर एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किए तो कितना हो गया 280, है ना। अब कहेंगे कि तीसरी इकाई की अतिरिक्त लागत 280 माइनस 200 इक्वल टू क्या हो गया 80 रुपये। तो ये जो 80 रुपये है
वो क्या कहलाएगा? सीमांत लागत, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से हमारा कुल उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। कितने रुपये से? 80। तो ये जो बढ़ा हुआ रुपीस है वो हमारा क्या कहलाएगा? सीमांत लागत। सामान्य तौर पर देखें तो उत्पादन बढ़ाने का निर्णय एक एक अतिरिक्त इकाई ना होकर इकट्ठी 10 या 20 या इससे ज़्यादा इकाई को भी लिया जा सकता है। उस दशा में कुल लागत में वृद्धि को कुल जो है उत्पादन में वृद्धि से भाग देकर क्या किया जाता है? सीमांत लागत ज्ञात किया जाता है। जैसे हम 1-2 इकाई ना लेकर जो है 10 या 20 से ज़्यादा इकाई को लें तो हम सीमांत लागत कैसे ज्ञात करेंगे? कुल लागत में वृद्धि बटे कुल उत्पादन में वृद्धि। तो सीमांत लागत केवल परिवर्तन व्यय होता है, इसमें स्थायी व्यय सम्मिलित नहीं किया जाता। मान लीजिए कि अगर हम एक इकाई की कुल लागत 1000 है जिसमें 600 रुपये स्थायी व्यय है तथा 400 परिवर्तनशील व्यय है। इस आधार पर अन्य इकाइयों की कुल लागत जो नीचे दी गई है उसका सीमांत लागत होगी। देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर जो है हम केवल परिवर्तनशील जो है एक एग्जाम्पल लिए हैं कि एक इकाई कुल लागत 1000 रुपये है जिसमें 600 रुपये स्थायी व्यय है और 400 क्या है? परिवर्तन है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि प्रति इकाई 400 रुपये सीमांत लागत है व शेष स्थायी लागत है। जैसे तो जो है इसमें 400 रुपये सीमांत लागत है व शेष क्या है? स्थायी। जैसे तीसरे इकाई का सीमांत मूल्य जो है 4 × 3 कितना? 1200 है तथा 600 रुपये स्थायी है ना? तो कुल लागत कितनी हो गई? 1800। ये तीसरे की बात है। पहले में जो है आपका जो है क्या है? 400 जो है सीमांत है तो आपका जो है 600 क्या हो गया? से जो स्थायी लागत। लेकिन अगर हम तीसरे की बात करें है ना, तो 400 आपका क्या है? 4 × 12 है ना, और 6 कितना होता है? 18। तो 600 आपका स्थायी है और 1200 आपका क्या है? परिवर्तनशील, क्योंकि कुल लागत कितना बता रहा है? 1800। मतलब 4 × 12, ठीक है, कितना 100 हुआ? 4 × 12। लेकिन कुल लागत कितना है हमारे पास? 1800। तो डिफरेंस कितना हो गया? 6 है ना। तो इसमें जो है 600 हमारा क्या है? स्थायी है और 400 हमारा क्या है? हमारा सीमांत है, ठीक है। और 4 × 1200 जो है हमारा परिवर्तनशील है, 600 स्थायी है। टोटल कितना हो गया? 1800। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीमांत लागत परिवर्तन लागत होती है और सीमांत लागत में स्थायी लागत सम्मिलित नहीं किया जाता। अब है हमारा चौथा चालू दर मूल्य विधि। चालू दर मूल्य विधि। तो आइए समझते हैं चालू दर मूल्य विधि। इस मूल्य निर्धारण की नीति में लागत के बजाय बाजार पर जोर दिया जाता है। मतलब इस पे लागत पर जोर नहीं दिया जाता है, किस पर जोर दिया जाता है? बाजार पर। उद्योग की सामान्य मूल्य रचना से फर्म अपनी मूल्य नीति को क्या कर लेती है? समायोजित कर लेती है। जहाँ पर लागतों की गणना कठिन होता है इस मूल्य नीति को अपनाया जाता है ना। जैसे कि हम जो है कोई विधि अपनाती हैं जहाँ जो है लागत का गणना करना सरल नहीं होता है, तो उस समय कौन सी विधि अपनाई जाती है? चालू दर मूल्य विधि अपनाई जाती है। तो मूल्य नीति की स्थिति में यह होता है, ऐसी मूल्य नीति में जोखिम नहीं होती, यह किसी व्यवसाय के लिए कम खर्चीला और आसान होता है। अमेरिका में इसका प्रचलन है। यह मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से भी अलग है। इसमें फर्म अधिक शक्तिशाली होने के कारण स्वयं भी मूल्य निश्चित कर सकता है। अब है हमारा पांचवा परंपरागत मूल्य। तो कुछ वस्तुओं की कीमतें लगभग स्थिर होती है। ऐसा विक्रेताओं की इच्छा से नहीं बल्कि वस्तुओं के दीर्घ काल तक बाजार में रहने के कारण होता है। यहाँ पर वस्तुओं
के गुण एवं परिणाम में परिवर्तन के कारण मूल्य में परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य है कि वस्तु का गुण और परिणाम जैसे ही परिवर्तन होता है ना, उसके मूल्य में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लागत में बहुत अधिक परिवर्तन होने से ही मूल्य में क्या हो जाता है, परिवर्तन, क्योंकि जैसे ही वस्तु और गुण है ना में यानी जो है उत्पादन करेंगे और अच्छा उसको बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा मात्राओं का या पैकेजिंग में है ना हम खर्चा करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारी क्या बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी, और जहाँ लागत अधिक बढ़ेगी है ना वहाँ मूल्य में परिवर्तन आता है, क्योंकि लागत ज़्यादा आने से कीमत में हमारे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। फिर बाज़ार में हमारे वस्तु की कीमत क्या होगी, ज़्यादा रहेगी, और दूसरे जो फर्म है या उद्योग है उसकी वस्तुएं क्या हो जाएगी, मूल्यों में कमी रहेगी। तो इस प्रकार मूल्य में परिवर्तन आता है। वस्तु में परिवर्तन के बावजूद भी यह मूल्य अपनाया जाता है। यह नई वस्तु की पहली वस्तु जितनी ही या कम लागत के कारण होता है, वस्तुतः हम परंपरागत मूल्य के साथ चलना फर्म के लिए आसान होता है। मूल्य में परिवर्तन करते समय प्रतियोगी फर्मों की कुल मूल्य नीतियों को ध्यान में रखना चाहिए। वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने के पहले सीमित बाजार में इसके कुप्रभावों की जांच कर लेनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा क्या, विधि। कौन सी विधि, व्यवहार में मुख्य रूप से व्यवसायी द्वारा प्रयुक्त मूल्य निर्धारण विधि, जिसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। लागत धन मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारण, लक्ष्य मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारण, सीमांत लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण, चालू दर के आधार पर मूल्य निर्धारण, और परंपरागत मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारण, है ना। थैंक यू।